अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान में सियासी महाज, अदालती महाज हो या सफारती महाज हो, ये गर्म हो रहा है। सबसे पहले तो सियासी महाज की खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 7 दिन तक कमीशन बनने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद फिर मज़ीद मुज़ाकरात नहीं होंगे अगर कमीशन ना बना। दूसरी तरफ अदालती महाज भी गर्म है, जहाँ पे मुख्तलिफ बेंचों के दरमियान एक नई किस्म के अख्तियारात की जंग का आगाज़ हो गया है। और जैसे मंसूर अली शाह का बेंच आज दूसरी बार तोड़ दिया गया है, और जैसे मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर के अमले के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए कल एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शोकास जारी करते हुए तलब भी कर लिया है। तीसरी तरफ सफारती महाज के ऊपर वो शाहकार आ गया जिसका इंतज़ार था, शायद पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार हो रहा था। जी हाँ, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक ठीक इसी वक्त ही जो है हल्फ उठाएंगे अपने आइन के दिफा का। इस हवाले से आज बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राजा कमरुल इस्लाम, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आमिर अलियास राना, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया। हमें पहले तो वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद खान भच्चर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं। तो सबसे पहले तो मलिक अहमद खान साहब, हम आपकी तरफ ही आएंगे कि सियासी महाज बड़ा गर्म है, और अब तो पहले 31 जनवरी की डेडलाइन थी मुज़ाकरात के लिए, ये 7 दिन की डेडलाइन भी बैरिस्टर गौहर अली खान ने इसका ऐलान कर दिया। पहले हम आपको उनका शॉर्ट सुनाते हैं। जी, खान साहब ने बड़ा कैटेगरी के लिए कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके, फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। अब हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे, आगे देखते क्या होता है। जी मलिक अहमद खान साहब, लगता है कि बस अब एक ही मुतालबा रह गया है अदालती कमीशन का 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से। क्या कहेंगे, ये 7 दिन की कोई नई डेडलाइन है? देखिए, बातचीत तो कब से शुरू हुआ है, तीसरा चौथा दौर शुरू हुआ है, और अभी तक भी अगर कोई किसी किस्म का हमें उनकी तरफ से कुछ जेस्चर नज़र ना आए तो फिर फजूल बातचीत का फ़ायदा नहीं है ना जी। बैरिस्टर साहब का ये मतलब है, यानी एक चीज़ पेशरफ्त होती है ना, एक बातचीत शुरू होती है, और उस बातचीत के शुरू होने के बाद आपको पता चलता है कि जब पहला दौर मुकम्मल होता है, आपको याद होगा जब पहला दौर शुरू हुआ तो नेक्स्ट हुआ कि 1 जनवरी या 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड दिया जाएगा, फिर उसके बाद अगला दौर। तो जब बात एक जगह पे रुक जाए तो फिर फ़ायदा नहीं है कि इस बात को खामखा लंबा किया जाए। देखें, असल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है सर कि एक अच्छी वाइब आनी शुरू हो गई थी, और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के जो ये अल कादिर ट्रस्ट वाले फ़ैसले से पहले चीज़ें कुछ पॉलिटिकल जमातों के अंदर भी चीज़ें कुछ समझने की कोशिश की गई कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपने मसाइल ख़ुद आज़ादाना हल करने चाहिए। लेकिन उसके बाद यकदम ये एक फ़ैसला ठोंसा गया, और उसके बाद फिर बातचीत भी आलमोस्ट जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। अगर जब मतीउल्लाह जान साहब पेशरफ्त नहीं हो रही, क्यों कमरुल इस्लाम साहब, डेफिनेटली हमारे मुतालबात क्या थे? मलिक अहमद खान साहब तो कह रहे हैं कि अब कब तक बातचीत करें, तो कितने दिन चाहिए इस मुतालबे के ऊपर फैसला करने के लिए कि कमीशन बनना चाहिए या नहीं? लेकिन पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही? पहली बात तो यह है कि जैसे अभी मलिक साहब ने कहा कि 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी सूरत में देना था, तो उसमें ताख़ीर हुई, वो ग़ालिबन जनवरी के वस्त में आके, तो 2 हफ्ते की तो वो ताख़ीर हुई। दूसरा जो आज आपने ये डेडलाइन का कहा, ये उन्होंने क्या कहा है, उनके अगर अल्फाज पर गौर करें कि अगर हुकूमत इंदिया नहीं देती, तो इंदिया तो हुकूमत ने दे दिया था उस वक़्त कि जब उनके चार्टर ऑफ डिमांड में ये मेन मुतालबा था कमीशन का, तो जब उस मुतालबे के बाद मुज़ाकरात शुरू हुए तो इसका मतलब तो यही था कि अगर इंदिया ना दिया होता तो वहीं पे उस पर मुज़ाकरात होते ही ना। अब मसला तो आगे बढ़ने का, अब ये जो कुछ असम्बली में जिस तरीके से हो रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है, तो उन हालात में फिर अगर मुज़ाकरात में थोड़ी बहुत ताख़ीर आती है या बॉटल नेक्स क्रिएट छोटे मोटे होते हैं, तो उसको पे मायूस नहीं होना चाहिए, उसको उसमें काफ़ी कुछ अभी मौजूद है।
क्यों हमारे लिहाज राना साहब, आपके ख्याल में मुज़ाकरात में पेशरफ्त है या कोई पेशरफ्त नहीं है और ये नाकामी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखें, मैं तो समझता हूँ जब सियासतदान बैठते हैं ना तो बेहतर फैसले हो जाते हैं, और सियासतदानों का काम भी यही है और होना भी चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से धमकी नहीं होनी चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं ना 7 दिन में, अच्छा 7 दिन बुध को ख़त्म हो जाएंगे, आप कह दें हम नहीं जाएंगे इसके बाद, क्योंकि आपने पहले 31 जनवरी की डेट दी थी। ऐसे नहीं होता। मतलब आप अगर ट्रंप का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपने आखिर में सेगमेंट में रखा हुआ है, तो वो फिर पूरा कर लें। धमकी पे कोई नहीं बात किया करता, ना गवर्नमेंट ना अपोजिशन। आपने धमकियाँ दी, 26 नवंबर कर लिया, क्या हुआ उसके बाद? आप खुद आए ना 5 रुकनी कमेटी बना के। उससे पहले तो आप कहते थे इनसे तो हमने बात ही नहीं करनी, आपने वो मुतालबे भी छोड़ दिए जिनकी बुनियाद पे आप बात नहीं करना चाह रहे थे हुकूमत से। बहुत अच्छी बात है, इसको मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ये नेगेटिव बात है, ये पॉजिटिव इसलिए है कि सियासतदान को सियासतदान से बात करनी चाहिए। खान साहब की ख्वाहिश तो बेशक वही है जो अडयाला जेल में वो कहते हैं कि बिल वास्ता मैसेज आया ना बताऊंगा लाया कौन, और जिसका मैसेज आया वो भी नहीं बताऊंगा। काम वो भी चल रहा है। ये तो खान साहब के अपने अल्फाज हैं, मेरे नहीं है, ये हमारे रिपोर्टर्स ने। जेल वाला बंदा मैसेज का ही बता सकता है ना, जो हुकूमत में वो तो रोज साथ ही बैठे होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के, उनको मैसेंजर की जरूरत ही नहीं है। नहीं, हमारे रिपोर्टर तो जब भी जेल में जाते हैं उनका काम है ना खान साहब से सवाल करना कि जी कौन लाया मैसेज। मैंने कहा जी मैं नहीं बता सकता, किसका मैसेज लाया मैं नहीं बताऊंगा। तो नीम रजामंदी उधर से भी थी कि भाई कोई मेरा काम चलता रहे। आपके ख्याल में वैसे मैसेज कौन दे रहा है खान साहब? देखे ना, बज़ाहिर तो अली अमीन गंडापुर हैं और उनकी बेगम भी हो सकती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर तरफ राब्ते में रहते हैं। उसमें बैरिस्टर सैफ को देख लें, बैरिस्टर गौहर को देख लें, ये 24-26 नवंबर को कैसे मिलते रहे। मेरी बैरिस्टर सैफ से 26 को बात हुई, उसने कहा मेरा टेलीफोन पे इमरान खान से कांटेक्ट इस्टेब्लिश कराया गया और मेरी बात हुई है और उसमें बात संजानी की ही हुई है, लेकिन अब लेट हो चुका है क्योंकि अब वो निकल चुके हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या नून लीग के लिए वाकई कोई ये मुज़ाकरात बायस परेशानी है जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच राब्तों की सूरत में एस्टैब्लिश हो चुके हैं? लेकिन ना ये बात पीटीआई जैसी जिसका एक दफ़ा का इक़्तिदार बरकस का आया और तीसरी दफ़ा केपी में है, उनसे आप कहते हैं ना बात। नून लीग सारी जिंदगी यही काम करती रही है, सही है। इस्टेब्लिशमेंट से मुदाकरात भी, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई भी, और शहबाज शरीफ जैसा बंदा मौजूद हो तो उसको परवाह नहीं होगी। उन्होंने वसवसे का लफ्ज़ यूज़ किया ना, ये अगर कोई कहे कि मेरी आंखें बंद हैं तो वो नहीं बंद। लेकिन मेरे ख्याल में इन्हीं को फ़ायदा होना है PMLN को आगे चल के इन मुज़ाकरात का, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ठीक है, अगर शहबाज शरीफ इतने करीब हैं एस्टैब्लिशमेंट के, तो अगर इमरान खान भी करीब हो जाए तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना? तो वो कहते नहीं कि मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। हाँ। अभी भी इमरान खान ने उस दिन कहा है। तो आप क्या मशवरा, मुझसे बात, वैसे आप क्या मशवरा, ये रोक सकते हैं? 1 मिनट। हाँ, अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करना चाह रही है और डायरेक्ट करना चाह रही है, कोई रोक सकता है? आप बता दें। कौन रोक सकता है? बस फिर बात खत्म हुई तो कर ले। मुझे और आपको इसमें क्या होना क्या चाहिए? वैसे मेरे सामने तो सियासतदानों को आपस में तय कर लेना चाहिए, आपस में करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को बीच से निकाल देना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को आप सियासतदान ही मैसेज दे सकते हैं कि हमें इतनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि हम एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सकें। ये काम नवाज शरीफ ने किया 2014 में, इमरान खान भाग गए उससे। सीधी सी बात है। चल सही। मलिक अहमद खान साहब, आर्मी चीफ से मुलाकात के बावजूद भी इमरान खान साहब को 14 साल कैद की सज़ा हो गई। इसका मतलब है कोई ज़्यादा कामयाब मुलाकात नहीं हुई आपके कायदीन की आर्मी चीफ के साथ? जी मतीउल्लाह जान साहब, पहली बात तो यह है कि राना साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि सियासतदानों को आपस में बैठना चाहिए और सियासतदानों को इंडिपेंडेंट होकर बातचीत करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, फिर वही बात आ गई जो आपने की है कि आर्मी चीफ की मुलाकात कामयाब होने या ना होने का म्यार हो गया अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला। यानी आर्मी चीफ अब यही बात जो कि एक यही र्यूमर मैं इसको अब कहूँगा, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि अल-कादिर ट्रस्ट का जो भी फैसला आया है, पहली बात तो ये है कि अब इसकी हम टेक्निकलिटीज़ में जाएं, एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। जिस तरह फैसला आया, पूरा महीना रोके रखा और फिर ट्रस्टीज़ का, ये एक लंबी बहस है। हम इस फैसले को समझते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इस हद तक है कि इसकी मिसाल पहले चंद यानी पहले भी हो चुकी हैं। इसी तरह की मिसालें भुट्टो साहब वाली हुई, इनके अपने राय साहब बैठे हैं, इनके अपने लीडर पे इसी तरह हुआ और वो फिर डील करके चले गए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये विक्टिमाइजेशन है
इसमें दूसरी राय नहीं है। बट हमारी जो मुलाकात देते हैं, आप भुट्टो साहब की और नवाज शरीफ साहब की मिसालें तो दे रहे हैं, लेकिन जब मुलाकात का मौका मिलता है तो फौरन आर्मी चीफ से भी मुलाकात कर लेते हैं। तो ये कौल फेल में तजाद क्यों है आपकी पार्टी में? सर हमने तो खुली मुलाकात की है, देखिए हमने नहीं छुपाया, मेरी बात सुने। पहले तरदीद करते रहे और फिर बाद में अंदर से नहीं, मैं मतीउल्लाह जान साहब अर्ज करता हूँ आपको, तरदीद इसलिए पहले गौर खान साहब करते रहे कि उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। डेफिनेटली लीडर की से बातचीत किए बगैर तो कोई चीज़, इतनी बड़ी चीज़ को ओपन नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, हम उस दिन उधर मौजूद थे, हमें 5 बजे तक इन्होंने बिठाए रखा। पॉलिटिकल लोगों को तो ये मिलने नहीं देते ना जी। ये उसी दिन जिस दिन खान साहब का बयान आया जेल से कि बड़ी अच्छी बात है अगर आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है तो कौम और मुल्क के लिए ये बेहतर साबित हो सकता है। हम 5 बंदे बैठे थे, हमें किसी ने नहीं मिलने दिया, बिठा के वापस भेज दिया। वो सुप्रिटेंडेंट जेल ने कहा जी आप नहीं मिल सकते। तो मैं ये समझता हूँ जी कि हमने तो ओपनली अब इस बात को एडमिट भी किया है। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार आप किसी भी दौर में उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान जो दस्तूर हमें एक मिला 73 में, उसकी दस्तूर के मुताबिक तो सब जब इस बात पे मुतफिक होंगे कि इनको अपनी जगह पे जाना चाहिए जो दस्तूर में लिखा है, तो वो तो तब मुमकिन होगा। तो बेनिफिशरीज तो डेफिनेटली हर को होता है। तो ठीक है, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? आप पीटीआई ने अगर आर्मी चीफ से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, कोई आपको एतराज तो नहीं है? बिल्कुल कतन, कोई जेलसी तो नहीं फील कर रहे आप? बिल्कुल कतन कोई एतराज नहीं, कोई रकाबत तो नहीं है? कोई नहीं, रकाबत बिल्कुल नहीं है, कोई एतराज नहीं है। वो तो ख्वाहिश रखते थे, तमन्ना रखते थे, उन्होंने बार बार इसका इजहार किया, आवाज़ें बुलंद किया। नहीं तो ख्वाहिश तो आपकी भी थी। आमिर इलियास राना साहब कह रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब तो शुरू दिन से ही ऐसे थे। नहीं, आमिर इलियास राना साहब ने जो कुछ फरमाया वो बिल्कुल ठीक है कि एक लंबी एसोसिएशन थी अदारों के साथ PMLN की और पिछले 3 दहाइयों से है, तो वो तो वहाँ पे तो रोमांस चलते तो ये घरेलू झगड़ा था ये जो बीच में होता रहा, ये डोमेस्टिक जो चलता रहा। लेकिन वापस आए अपने सवाल पे कि जिस मुलाकात की इतनी तमन्ना हो कि उसका इजहार भी एलानिया वो टॉप लीडरशिप करे, यानी उस बंदे को जो मुलाकात करे उसे ये इजाज़त भी ना हो और वो तरदीद करता रहे, तो वहाँ पे आप तमन्ना की गहराई का ज़्यादा अंदाज़ा कर सकते हैं। सही है राना साहब। अब ये इमरान खान साहब का जो अब फैसला आया है 14 साल कैद का, आपके ख्याल में मुज़ाकरात के दौरान इस फैसले के आने से कोई रखना पड़ सकता है सियासतदानों के बीच जो भी राब्ते शुरू हुए हैं? क्या कह रहे हैं? ये जो सज़ा हुई है अल-कायदा ट्रस्ट केस में, इससे कोई मुज़ाकरात के ऊपर कोई असर पड़ सकता है? आप ये देखें कि इस सज़ा से पहले इतवार वाले दिन, जिस दिन अली अमीन गंडापुर ने 1.5 घंटा मुलाकात की और बाकी कमेटी ने फिर बाद में की, और बाहर निकल के ये कहा कि कल हमें बेशक सज़ा मिल जाए, हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे। तो मैसेजेस तो सबके पास मौजूद थे। अच्छा, कब और क्या नहीं हुआ हमारी अदलिया में? अगर मैं और आप बहस करें, आपसे ज़्यादा कौन सुप्रीम कोर्ट को जानता है? हमारे यहाँ ये गंद अदलिया ने कब से नहीं फैलाया हुआ। जब चाहे समेट लें, जब चाहे फैला दें, इसमें कौन सा मसला है? सज़ा कोई चीज़ वैल्यू रखती है, मॉरलिटी वैल्यू रखती है, जो हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है। किसी भी शोबे में हमारे यहाँ नहीं रहे अखलाकियात। तो आप जजों में क्या ढूंढते हैं? फवाद चौधरी ने जिस दिन हुकूमत से निकले थे कहा था फौज और अदलिया, KP हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दोनों सियासी जमातें हैं। तो आपके ख्याल में नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, कहा था ना। अच्छा। तो फिर बैठ के बात कर लें। किस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं भाई? ये सजाएं भी आनी है, जजाएं भी होनी है, बहाल भी होनी है, वही। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये सजाएं भी एक सियासत का हिस्सा है? नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये जो आज इसका आइन और कानून से तो कोई ताल्लुक ये है अंग्रेजी दा दा ते पंजाबी दा, वो कहते हैं अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगदा है उथे ला। मेरा तो ये कानून है, मैं पाकिस्तान में इसको देखता हूँ। आप ये 73-76 के आइन को जो है ना, अहम कहानी है। चलो मैं एक दा लगाता हूँ, थोड़ी सी ब्रेक ले। वेलकम बैक। साफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने, जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें दायर हुई हैं। उनमें से एक दरख्वास्त में बैरिस्टर सलाहुद्दीन भी वकील हैं। बैरिस्टर साहब मुबारक हो, 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें 27 जनवरी को समाअत के लिए आइनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गई हैं, क्या कहेंगे आप सर?
बस सर बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये बहरहाल मंडे को गालिबन नेक्स्ट मंडे को केस फिक्स हो गया है। हमारी तो उसमें इस्तदा ये आईनी बेंच के सामने, हमारी तो इसमें जो मैंने 2 पिटिशंस दायर की हैं उन दोनों में यही इस्तदा है कि इसको फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए, चूंकि आईनी बेंच जो खुद 26वीं तरमीम की इजाद है वो अपनी लीगैलिटी पे फैसला नहीं दे सकती। मगर आईनी बेंच के सामने अब जबकि ये दरखास्तें लग गई हैं तो इसी दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के एक बेंच ने भी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक सवाल उठाया था और उनका बेंच बज़ाहिर तोड़ दिया गया है और जिस पे अब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको लगता है कि ये जो जजों में मखासमत का एक तासुर अब बन चुका है, ये मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें और जो दरखास्त है हमारी वो 26वीं तरमीम के केसेस में, वो इसीलिए फुल कोर्ट की दरखास्त है क्योंकि इस मामले को कोई स्मॉलर बेंच जो है, जबकि वाज़े तौर पे इसमें जजेस में भी 2 आरा पाई जाती हैं 26वीं तरमीम के हवाले से, तो ये जरूरी हो गया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस और तमाम असातिज़ा जजेस बैठ के इस पे अपनी एक मुकम्मल राय दें, उसमें सबकी राय शुमारी हो और उसके बाद चाहे 26वीं तरमीम को अपहोल्ड करना है या स्ट्राइक डाउन करना है, वो एक चीज वाज़े तौर पे आ जाए। ये मामला जो है ये स्मॉलर बेंचेस, चाहे जो 26वीं तरमीम की ओवरऑल वैलिडिटी है, ये स्मॉलर बेंचेस चाहे 7 रुकनी हो या 3 रुकनी हो, ये उससे कंक्लूसिव फाइनलिटी उनमें नहीं आएगी। ठीक है, और ये इश्यूज चलते रहेंगे। अच्छा, जी आई एम सॉरी, क्विकली, मुझे मालूम है आपने जाना भी है, ये तौहीन अदालत की जो कल कार्रवाई मुकर्रर की गई है इसमें अब जस्टिस आयशा मलिक को भी बेंच से निकाल दिया गया है, जो पहले मौजूद थी जब ये तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं। तो ये 2 जजेस का जो बेंच है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे आगे चला सकते हैं? जी, वैसे तो 2 मेंबर बेंच भी चला सकता है, बट इसमें एक ये शायद मैंने तो अभी देखा है, शायद सुप्रीम कोर्ट की वो वेबसाइट पे आया है कि जो बेंच इस तौहीन अदालत के लिए केस के लिए बनाया गया है वो सिर्फ 2 रुकनी बेंच है। बाकी जो कॉज लिस्ट है उसमें जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल हैं, बाकी जो रेगुलर कॉज लिस्ट है। तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, शायद, मगर मैं ये भी देख रहा था कि जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बेंच बनाई गई है उसमें जस्टिस आयशा मलिक को शामिल किया गया है। तो अब ये तो कल ही पता लगेगा कि क्यों ये 2 रुकनी बेंच बनाई गई है। चलें, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त किया। कमरुल इस्लाम साहब, अब ये जो अदालतों के ऊपर अब सारी तवज्जो मरकूज़ हो चुकी है, ख़ास तौर पे ये अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले के बाद, तो आपको कुछ ये सारा मामला देखा हुआ नहीं लगता? पनामा केस में भी यही मामला चल रहे थे और अब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ भी मामला इसी तरह चल रहे हैं। जब अपील में हाई कोर्ट में मामला आता है तो वहाँ पे चीज़ें सेटल होती हैं, चाहे आउट ऑफ कोर्ट हो या इनसाइड कोर्ट हो। तो क्या लग रहा है आपको, ये सब कुछ कोई देखा वाला नहीं है सिस्टम जो चल रहा है? पनामा में तो शायद ऐसा नहीं हुआ था हाई कोर्ट की अपील की हद तक। नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे तो उनके जो केसेस तो फिर बहुत बात किया, लेकिन हाई कोर्ट से सारा कुछ उनको रिलीफ मिला, लेकिन जो पहले कन्विक्शन के बाद उनकी जो अपील जी वो पेंडिंग रही। लेकिन बहरहाल ये अदालतों का इख्तियार भी है, अदालतों की डोमेन भी है और अदालतों ने ही इसका फैसला करना और उसी आइन और उसी कानून की रोशनी में करना है। तो आइन क्या उनके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स मौजूद हैं और उसके मुताबिक करेंगे। अब जजेस की इनफरादी जो सूरत हाल है
ये तो इससे पहले भी इस किस्म के इख्तलाफात या इस किस्म की चीज़ें जो बज़ाहिर लगती हैं शायद ऐसा ना होता हो, लेकिन जाहिर है ये फैसलों से या बेंचों से अगर रीड करना शुरू हो जाएं हम, तो वो तो फिर एक अनएंडिंग प्रोसेस है। बेंचेस बनते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ना पनामा के केसेस में इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल था और ना अलकादर ट्रस्ट के केस में इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल है, आप ये कह रहे हैं? और लिखे हुए फैसले में तो कहीं भी अच्छा। जी राना साहब, आप क्या कहेंगे? आप दाल लगा के भाग गए और फिर वापसी नहीं की। मुझे बताएं, ये बेंचेस के इश्यूज कब नहीं थे? मंसूर अली शाह साहब ने जब काजी फायद ईसा को उठा के बाहर फेंका था पेशावर में, काजी इसने साकिब निसार साहब ने, तो क्यों रिटर्न फैसला उनकी रिटायरमेंट के बाद दिया? आज इनको बहुत आइन कानून सबको आ रहा है ना, जजेस को। आयशा मलिक साहब ने, मलिक साहिबा ने जो आज रिमार्क्स दिए, तो जब काजी फायद ईसा ने कुरान पाक के उसके 20 नंबर दिए थे तो किस तरह उठा के 6 रुकनी बेंच बना दिया था उस वक्त। ये इनको नज़र नहीं आ रहा था कि ये खुद बैठी हुई थी। ये कब नहीं हुआ? ये सिर्फ इसलिए कि मेरा दिल आज इधर है, आज मेरा दिल उधर है। ये सब जजेस के यही मामलात हैं। हमने कब नहीं देखा ये सौदेबाजियाँ? हमें नहीं पता था साकिब निसार साहब किधर खड़े हुए हैं और कब बेंच लग रहे हैं। नवाज शरीफ की तो अपीलें नहीं लगाते थे ये हाई कोर्ट में। मुझे नहीं पता राजा साहब क्यों इतने उस पर स्लो बोले हैं। हाई कोर्ट बिल्कुल जैसे अब यकसुई से ग्रुप 6 का बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में 8 रुकनी बेंच ने यकसुई से मुकम्मल इंसाफ गिनवाते हुए मंसूर अली शाह साहब ने कि 2018 में यही कुछ नून लीग के साथ हुआ था, उसका जिक्र ही नहीं किया और पीटीआई जो दरखास्त देंदा भी नहीं थी उसको सारा इंसाफ फराहम कर दिया। तो ये अब गले पड़ा हुआ है ना, इसीलिए सिस्टम नहीं। तो इसका हल क्या है फिर? इसका हल आइन कानून में बैठ के सबको रास्ता बनाना है एक दूसरे का। आप और हम जब बैठ के ये बहस करते हैं ना, ये फौजियों को दूर कर दे, भाई आप फौजी नहीं दूर कर सकते, ये एक जिंदा हकीकत है। मैं बैठा हूँ, आप जितने, एक मिनट मुझे बात पूरी करने दें। आपको फौज को भी साथ बिठाना होगा, आपको सिविल ब्यूरोक्रेसी को बिठाना होगा, आपको सियासतदानों को बिठाना होगा, आपको मीडिया को बिठाना होगा। फौज को साथ बिठाना होगा या सर पे बिठाना होगा, ये बता। नहीं, साथ डी चौक में लाना होगा कि जनाब क्या गलतियां और क्या नहीं है, इनको ठीक करने के लिए रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना। ये बंद कमरे में नहीं ठीक होगा। आप 77 साल गुजार चुके हैं, आप 50 साल और गुजार ले, तो मतलब आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। क्या दायरे के सफर में आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, दायरे में हैं जहां से हम चले थे ना, वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं हर 5 साल बाद। नहीं, आप सजेस्ट क्या कर रहे हैं? जब आइन में तरमीम करेंगे, बेनज़ीर भुट्टो, मरूमा और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत किया और ये तय किया, ये मैं आया था लिख के कुछ पॉइंट्स के, मैं कहा शायद आपने किया हुआ है। नहीं, पढ़ नहीं रहा, वो सवाल ही नहीं आया। अच्छा, वो जो उस पे चले आप सवाल बता दें। नहीं, ये मैं कुछ और है। अच्छा, वो अगर मैं समझा शायद आपने अपनी जो राय दी उस पर बात करेंगे तो हम करेंगे उस पर बात। मुझे ये बताएं कि जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे, क्या आप किसी को डंडे से निकाल सकते हैं? कोई नहीं निकलता, इस मुल्क में तो नहीं निकल रहा। 77 साल में हमने क्या किया? हम जहां से डंडे से निकले वहीं खड़े हैं। डंडे से भुट्टो फांसी चढ़ गया, नवाज शरीफ को 3 दफा निकाला गया। जमहूरियत की मैं बात कर रहा था आपको, नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने निकले, आप कहते हैं कोई नहीं निकलता। नहीं, जब नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने मिसाक जमहूरियत किया तो इमरान खान जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम की सीढ़ियों पे चढ़ा, लेके आया यहाँ पे। उन्होंने ही सोचा ना फौजियों ने कि नहीं, ये तो भाई ये तो अब सियासत करने लग गया हमारे साथ, हमने बात नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, आप किसी को साइड पे लोग हमसे तवक्को करते हैं कि कोई इसका, हम भी यही कह रहे हैं कि हमें बिठा के बात करने का रास्ता बनाना चाहिए। आप किसी को कह दें कि जी तुम्हारा ये किरदार है, तुम पिछड़ जाओ, वो किरदार ले रहे हैं, ले चुके हैं। जो किरदार नवाज शरीफ से एक्सटेंशन की सूरत में नहीं मिला था, वो कितना आगे चला गया। इमरान खान ही थे ना, मैं हाजिर हूं। आज हम सब जब बात करते हैं, हम एक लाठी से आंक देते हैं नवाज शरीफ को। बिल्कुल, जब मैं मिलूंगा मैं बात करूंगा कि आपने एक्सटेंशन, लेकिन एक्सटेंशन तो अकेले इमरान खान ने दे दी थी 19 अगस्त को, आपको पता है ना 2019 को। कानून साजी में तो नवाज शरीफ ने भी नहीं, इस तरह ना ये आपका आर्गुमेंट इस तरह फराड हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट में यही मंसूर अली शाह साहब बैठे हुए थे ना, इन्हीं के हाथ से जब वो लिखा हुआ गेम कर रहे थे खोसा साहब, आप थे उस मीटिंग में? जो साफियों को कह रहे थे कि मुझे इस बिल्डिंग का इशारा किया गया था। बिल्कुल। वो जो लिखते थे कि ये जो फार्चून आती है और वो जो लिखते हैं कि फलान नॉवेलिस्ट ने ये लिख दिया है, वो अपने बेंच में बैठ के कहते थे 3 से ज्यादा बेंच में मेरे पास केस कैसे लग गए? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होकर सजाएं उनको ये बात बरी करते थे जो लोग फौत हो चुके होते। ये हमारी है अदलिया। ये सारे ऐसे हैं, कोई इसका हल बताएं। हल यही है कि बैठ के बात करें। किससे बैठ? आप जबरदस्त सारों को बैठना पड़ेगा जी, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जी मलिक अहमद खान बच्चर साहब, क्या हाल है आपके नज़दीक? है आपने तो मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, आर्मी चीफ से भी मुलाकात होगी है, तो ये जो माजी में गुनाह हैं इन सारों की तौबा अभी पहले करना ज़रूरी है कि नहीं है, कि मज़ीद गुनाह फिर करते जा रहे हैं? देखिए मैं अर्ज़ करता हूँ जी, राना साहब ने जो बातें की हैं वो बातें देखिए बड़ी
तफसीलन और कोई उन बातों में असर तो है, कर सकते, तारीख है, लेकिन मैं तो ओवर एस्टिमेट भी नहीं कर सकता सर इन बातों को। तो ये बातें तो वजन से बाला तार हैं। उसकी वजह ये है सर कि बात ये है, देखिए मेरी बात सुने, हुआ क्या है 85 में, अगर आप जिस तरह आप राना साहब ने बात की है, आप तो 1947 में चले जाएंगे सर, आगे की बात करें, हाल क्या है? नहीं, मैं वही अगर मैं 85 से अगर आज दिन तक आप आए तो स्टेब्लिशमेंट का से सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? 85 में भी उस वक्त मलिक अला यार खान थे असेंबली में, जो कि उसके इलेक्शन लड़ने वाले थे चीफ मिनिस्टर के, और उनके पास मेंबर पूरे हो गए थे। और उस वक्त के डिक्टेटर ने आके, उनके ये तारीखी जुमले याद होंगे, राजा साहब भी उसी एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कि मैंने बोरी का सुराख बंद कर दिया है। फिर 88 में हुआ ये कि जब असेंबली जुनेजो साहब की तोड़ी गई तो वाहिद चीफ मिनिस्टर, निगरान चीफ मिनिस्टर वाहिद उसी तरह मियाँ नवाज शरीफ थे। 90 वाला इलेक्शन किसी के आगे कोई ढकी छुपी नहीं है कि IGI ने किस तरह किया। देखिए बात यह है, राना साहब की बिल्कुल बात ठीक है कि आप स्टैब्लिशमेंट के किरदार को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते जब तक रह गया दस्तूर। सर दस्तूर का तो देखें 26th अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट होने का असूल क्या है? अमेंडमेंट्स होने का असूल ये है कि या आपके पास पूरी अक्सरियत हो 2/3, या आपके अलाइज जितने हो उनके साथ 2/3 अक्सरियत हो, या जिस तरह 73 का दस्तूर बना उसके तहत तमाम यूनानी मसली जमातों का अख्तियार और सारे मिल के करें। क्या जो 26th अमेंडमेंट हुई, मैं सबसे ये मादरत के साथ ये पूछूंगा, कोई एक फार्मूला भी असेंबली में था ऐसा? लेकिन बकौल राना साहब के ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ ना, ये हर दफा होती रही है, ये कोई नया काम तो नहीं है। मैं कह रहा हूं राना साहब की बात को, मैं उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर दस्तूर के मुताबिक चलना है तो फिर सर किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है, सही। फिर दस्तूर की किताब को पकड़े और चले। क्यों ना सर, दस्तूर वो दस्तूर का जिक्र आ गया दौर में रहा है आपसे, मैंने कहा दस्तूर के मुताबिक कैसे चला जाए? दस्तरखान पे बैठ के दस्तूर के मुताबिक चला जाएगा। किस दस्तूर की बात कर रहे हैं और किस दौर की बात कर रहे हैं? दस्तरखान पे तो बैठ गए तो फिर तो मुझे तो बता देना। आप बहुत मायूस हैं, आप बहुत मायूसी फैला रहे हैं, और मायूसी गुनाह है। मैं बड़ा हकीकत पसंद हूँ। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं मैं बड़ी खुली बात करता हूँ। आप किताबी बात करेंगे ना, कोई नहीं मानता, सही है ना अमल होता है। आप कर लें, क्या किया सबने? तो आप सिर्फ वो बात करते हैं जिस पे कोई अमल भी हो जाए, वरना आप नहीं करते। मैं तो समझता हूं कि अगर बैठने का रास्ता नहीं बनाएंगे तो आप ठीक तो नहीं कर सकते। 76 साल से हम रास्ते ही खुदाई कर रहे हैं, तो बस फिर करते हैं। फिर अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? नया क्या काम करें? मतलब आप इमरान खान की चले कि जी वो बहुत बड़ी अक्सरियत से जीत जाएंगे, वो जीत गए, इसमें खौफ क्या है? नहीं खौफ नहीं, इलेक्शन हो जाए। एक मिनट, वो जब जीत गए थे 2018 में, उनको जिता दिया गया था, बिठा दिया गया था, उन्होंने क्या किया सिवाय गुस्सा करने के? तो फिर क्या किया? एक मिनट मुझे बताया ना, जिस शख्स को वाशिंगटन में जाके डायस्पोरा से ये कहना चाहिए था कि आप इन्वेस्टमेंट करें, वो कहते मैं नवाज शरीफ का इश्यू उतरवाऊंगा। मतलब हमारी काबिलियत हमारे सामने है। आपने 3 वजीर आला KP में लगाए, आप यूनिवर्सिटियां बंद कर रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं वहां पे, आपकी तीसरी हुकूमत है। आप तो बहुत मायूसी फैला रहे हैं। मैं इसलिए फैला रहा हूं कि हम सारे पंजाब पे बात करते हैं, मैं तो उसमें बात करूंगा तो बेशुमार काम निकल आएंगे। वहां क्या किया आपने? एक छोटी सी, ये जो हमारे वजीर आजम साहब उस वक्त थे इमरान खान, हेलीकॉप्टर पे सिर्फ ये ढूंढने जाते थे कि सियाती नया मुकाम कोई बना। सही है, मैं एक छोटे सा दा लगा लूं, एक ब्रेक लेते। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप हाथ उठा के बाइबल पर कसम उठाएंगे, हल्फ उठाएंगे, और वो हल्फ होगा क्या? बड़ा मुख्तसर सा है, वो चंद जुमले हैं जिनके मुताबिक कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं अमेरिका के सदारती दफ्तर के सब कामों को वफादारी के साथ अंजाम दूंगा और अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। अमेरिकी आइन का। तो कमर साहब, ये जो हल्फ अमेरिकी सदर उठाते हैं, वहाँ पे हल्फ का मतलब कुछ और लिया जाता है। हल्फ तो हम भी यहाँ पे उठाते हैं। आपको कोई फ़र्क नज़र आता है दोनों हल्फों में, जो अमेरिका का मुंतखब सदर उठाता है या हमारा वज़ीर आज़म उठाता है या शहबाज शरीफ साहब जो उठाते हैं, जो हल्फ उठाते हैं? मेरा ख्याल है कि हमारे हल्फ में ओवरऑल मनहसुल कौम बड़ा फ़र्क है उनके हल्फ के साथ। अच्छा, लेकिन फ़र्क है लेकिन उनके हल्फ में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जब
बैनुल-अक़वामी दुनिया में मज़ालिम का, जब इसराइल आता है तो उनका हल्फ और हो जाता है, जब गज़ा आता है तो और आ जाता है। अपने लोगों के लिए वो जो हल्फ अपने लोगों के लिए इस हद तक वो हैं। लेकिन मुझे ये बताएं जिस तरफ आप अमेरिका के आइन की बात जो आपका अगला जुमला होगा उसको मैं एंटिसिपेट करते हुए कि उस हल्फ में ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो किसी तीसरी दुनिया के किसी मुल्क के जेल से किसी कैदी को रहा कराएंगे। तो ये भी मेरा ख्याल है वो उसी हल्फ पे अमल करेंगे। ये आप परेशान ना हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं परेशान नहीं हो रहा, मैं उन तवक्कुआत की बात कर रहा हूँ, उन तमन्नाओं, उन उम्मीदों की, बल्कि उससे आगे शायद अब एक रह गया है कि मरीख सियारा से उनको तवक्कुआत है, आपको खौफ है कि मरीख सियारे से कोई उड़न तश्तरियों पे कोई मखलूक आएगी। अब आखिरी वही रह गया, बाकी तो चीज़ें इस सज़ा के बाद ख़त्म हो गई। जनाब मलिक अहमद खान साहब, ये जो अमरीकी सदर हल्फ उठाते हैं और जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हल्फ उठाते हैं, इसमें आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? सर अब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात यह है जी कि अब हमारा अमेरिका के अगर हल्फ की तरफ या उनकी अगर हम देखते कि अमेरिका ने आके हमें छुड़ाना है, तो हमारे लिए तो 1 मिनट का काम था कि हम पहले ही डील कर लेते। देखें, राय साहब बैठे हैं, राना साहब हैं, क्या हमें पीपल्स पार्टी ने ऑफर नहीं की थी गवर्नमेंट बनाने की थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए बात यह है जी कि उधर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वो नैरेटिव बुलंद उधर ज़रूर किया था, वो नैरेटिव बना था, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ये नहीं है कि खुदा न खास्ता हम कोई उनसे ये कह रहे हैं कि आके हमें जेल से बाहर निकालें। देखिए बात यह है कि 1-2 साल की गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट, 1.5 साल चला गया उसमें कोरोना में। मैं राना साहब से इतनी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे लिए काबिल एहतराम है भाई हैं, कि आप माशाल्लाह इतने सीनियर आदमी हैं और आप इमरान खान की 2 साल की गवर्नमेंट का मवाजना उन लोगों की गवर्नमेंट से कर रहे हैं जिनकी तीसरी नस्ल भी इस वक्त हुकूमत में है। यानी अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 साल मिले हैं टोटल इस वक्त, और वो 2 साल भी जब एक सिंध हाउस में मंडी लगी और ख़त्म हो गए, और उसमें 1.5 साल तो कोरोना में रहा है। तो मेरे ख्याल में ये इसी तरह होता है कि एक नौज़ायदा बच्चे का मुकाबला आप ऐसे जान दीदा या ऐसे कोई कर दें लंबे चौड़े जिसने पूरी दुनिया देखी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का मवाजना हमें नहीं करना चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से। उसकी वजह इस मवाजने के बगैर इक़्तिदार गुजारे हैं साहब, इस मवाजने के बगैर वोटर फैसला कैसे करेगा? अच्छा मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, लोग उनसे तंग आए, वोटर ने फैसला, सर वही फैसला जब मवाजना हुआ तो लोगों ने हमें बेहतर पाया। इस वक्त भी 2,60,000 वोट हमें फॉर्म 45 के तहत मिला है। तो ये चीजें अगर एक दफा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर हलफ में फर्क नहीं रहेगा। अगर सिलेक्टेड हलफ होंगे तो हमारे और उनके ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तो हो जाए, बहुत फर्क है। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तो हो जाए और ये तभी होंगे कि जब तमाम इदारे अपने अपने हल्फ की पासदारी करेंगे। वैसे राना साहब, आपके नज़दीक आपकी ज़िंदगी में हल्फ की क्या अहमियत है? देखिए, मेरे नज़दीक तो हल्फ की 100% अहमियत है कि जब आप कोई अहद करते हैं तो उसे आपको पूरा करना चाहिए। लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो दस्तूर की हैसियत वो है जो मैंने आपको बता दी है। तो कैसा हल्फ नहीं, आपको जब कोई हल्फ तोड़ता है तो आपको गुस्सा आता है? नहीं आना चाहिए। मेरे गुस्से से क्या होता है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो वो बात कर रहा हूँ ना कि भाई अफसोस होता होगा। नहीं, अफसोस नहीं, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे अंग्रेजी दादी ते पंजाबी दादा, और मेरे भाई सराइकी हैं, मैं भी बकर से मियाँ वाली से हैं, तो दादा सराइकी लफ्ज़ पूछ लेना। मतलब बात ये है कि यहाँ पे इस मुल्क में दाई तो लग रहा है, यहाँ वो बिल्कुल मवाजना ना कराएं 30 साल की हुकूमत। नहीं, मैं कह रहा था, लेकिन आपके लिए क्या अहमियत है? 3.25-4 साल की हुकूमत का कोई कारनामा है तो बता दें। आपके लिए क्या अहमियत है हल्फ की? मेरे नज़दीक तो उसको 100% पूरा होना चाहिए। हल्फ की अहमियत ये है कि आपको पाकिस्तान के लिए, जब मेरा अगर हल्फ है पाकिस्तान का, क्या सहाफ़ियों का कोई गैर एलानिया हल्फ होता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें तो फिर बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, क्योंकि आपका हल्फ कुछ और कह रहा होगा, मेरा, क्योंकि हमारा हल्फ नहीं है। ये जिन्होंने हल्फ लिया है, जिनकी जिम्मेदारी है, पहला सवाल उन्हीं से होगा। चाहे वो फौजी अफसर है, उसका हल्फ है, सिविल सर्वेंट है, उसका हल्फ है, सियासतदान है, उसका हल्फ है, जज है, उसका हल्फ है।
ये 4 मैंने आपको गिनवा दिए, मेरा और आपका कौन सा हल्फ है? हम तो आपस में लठम लठ हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं कि ये जर्नलिज्म है और ये जर्नलिज्म नहीं है, एक कमर्शियलिज्म हो गया, यूट्यूब हो गया, एक कुछ हो गया, मतलब हमारी कुछ और है। लेकिन जिन्होंने उम्माले हुकूमत संभालने के लिए हल्फ लिए हैं, जिम्मेदारी और जवाबदेही उन्हीं की होनी चाहिए ना। कि जी मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने मीडिया को 5वां क्यों कहा कि इनको बिठाएं, क्योंकि हम फितने में शामिल होते हैं। अच्छा, ये हर तरह के ये जो फौजी हुक्मरान आते हैं, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी होती है, जनरल मुशर्रफ को इसी वजह से सजाए मौत भी मिली है और वो बरकरार भी हुई है, तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक खिलाफ वर्जी कौन करता है, सियासतदान या फौजी हुक्मरान? देखिए, सबसे पहले तो जज करते हैं, जज तो इस्तेमाल हो जाते हैं। नहीं, फिर इस्तेमाल तो सारे ही हो रहे हैं, एक दूसरे को। आप कहते हैं कि जज ज़्यादा नहीं, कब खड़े हुए, नौकरियां छोड़ी। आपको पता है पिंडी में जब जनरल ज़ियाउल हक ने कहा तो इन्होंने मुल्तान में, वो मेजर जनरल भी अवेलेबल नहीं थे, इन्होंने ब्रिगेडियरों से हाई कोर्ट के जजों ने हल्फ ले लिए, लाइन में लग के आज का दिन है, अभी लेने हैं। वहां का जी जो मिल रहा है उससे करा लो। हमारे जिन्होंने सबसे जिम्मेदारी आइन को संभालने की है और हमें भाषण भी मिलता है, सही है कि ये है, उन्होंने कब इसकी पासदारी की? सबसे पहले सही है, कब नौकरी छोड़ दी? 2-4 लोगों के अलावा। कुछ तो वो हैं जिनको वो नहीं देते हलफ आके, सही बात। कुछ वो हैं, बिल्कुल हैं, जो लोग खड़े होते हैं, नौकरियां छोड़ के चले जाते हैं। वो जस्टिस फलक शेर कहाँ हैं? कभी उनसे किस्सा सुन लें। सही, बहुत शुक्रिया। याद माजी अजाब है यार। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, हाल भी यही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।